डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे नाम ही दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रो, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोलाइट्स की केमिस्ट्री, यानी वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए देखिए, आप अगर कोई भी सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस, उसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आइदर वो होगा कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर या इंसुलेटर। अभी कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इसमें होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को ही हम लोग बोलते हैं आयनिक कंडक्टर। अभी आप देखें, यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, यानी मेटालिक कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी किसके चलते आता है, तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी किसके चलते आता है, ड्यू टू फ्री आयंस। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर के प्रेजेंस में या एब्सेंस में ब्रेक होकर अगर आयंस देता है, आयंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी सच कंपाउंड्स which gives ions, अगर आप यहाँ पे कंपाउंड, सच कंपाउंड which give ions in water or in molten state, molten state called electrolytes, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप कितना होता है। मेजरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके दो टाइप्स हैं, आइदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे को बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी आपका हो गया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इसमें हम लोग बोलते हैं जो अल्फा है वो होगा आपका 100%। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 100% है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तब इसके एग्जाम्पल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल आपको है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट होगा। किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये चार कॉम्बिनेशन है सॉल्ट का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये चारों के कॉम्बिनेशन के अगर कोई भी सॉल्ट आ गया तो आप वो बोलेंगे क्या, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखा है हमने अल्फा 100%, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो अल्फा होता है वो लेस देन इक्वल 5%।
यानी 5% होगा या उससे कम होगा। अभी इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें वीक एसिड, वीक बेस, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसको भी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा कि जो भी सब्सटेंस है उसमें दो टाइप है, आइदर कंडक्टर होगा नहीं तो इंसुलेटर होगा। कंडक्टर में कितने, दो टाइप का, आइदर मेटालिक कंडक्टर होगा नहीं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। तभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि बोर्ड में जो है डिफरेंस पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देखें, अभी हम लोग इधर लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर और इधर लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, मेटालिक कंडक्टर किसके चलते होता है, ड्यू टू फ्री ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लिखेंगे इसमें ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते आता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री आयंस के चलते आता है। अभी सेकेंड पॉइंट, आप बताइए, अगर मेटालिक कंडक्टर है तो क्या कंडक्टिविटी के दौरान मेटल वायर टूट जाता है क्या? नहीं। यानी मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए मेटल वायर का टूटना जरूरी नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कोई कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा आयंस में, तब तक वो कंडक्शन का काम नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर कंडक्शन ब्रेकिंग ऑफ वायर इज नॉट रिक्वायर्ड, ब्रेकिंग ऑफ वायर इज नॉट रिक्वायर्ड। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आप क्या लिखेंगे, विदाउट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। यानी ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, या इसी को बोलेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट्स इज नेसेसरी, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट्स इज नेसेसरी। क्योंकि जब तक कोई कंपाउंड टूटेगा नहीं तब तक आपको आयंस नहीं देगा। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, ड्यू टू फ्री आयंस। और जब तक फ्री आयंस नहीं होगा यहाँ पे कंडक्टिविटी तो नहीं हो सकता है। अभी इसमें तीसरा पॉइंट देखिए, अभी आप बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेटालिक कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। यानी जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस डिक्रीजेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, अगर आप कोई कंपाउंड ले लें और हाई टेम्परेचर दे देंगे, तो अगर जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे वो उतना ही ज़्यादा टूटेगा। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, आयंस इंक्रीज होगा, और इस केस में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। या आप टेम्परेचर देंगे तो आयंस तो बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, देन कंडक्टेंस
कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो ये मेजरली 3 पॉइंट में जो डिफरेंस पूछा जाता है कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग देखेंगे, देखिए मेटालिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यानी मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोथ फॉलो ओम्स लॉ। तो अभी हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या है। जैसे सपोज ये आपका मेटल वायर है, ये मेटल वायर हो गया आपका, और इसको हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, यानी यहाँ पे हमने V वोल्टेज सप्लाई कर दिया। और ये अगर मेटल वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे अगर ये वायर हो गया तो इस पार्ट को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो है ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा। और ये वायर का लेंथ है, यानी L। तो आप देखिए जितने ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतने ज्यादा करंट का फ्लो होता है। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। या आप दूसरे मीनिंग में ऐसे बोलेगा, करंट ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाएंगे तो हो जाएगा V बराबर IR, जहां पे V क्या है आपका वोल्टेज, I क्या है करंट, और R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका मेटालिक कंडक्टर के लिए। अभी हम लोग देखेंगे सेम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। सपोज आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जैसे मैं सिंपल एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना ले रहा, और यहाँ पे दो कैथोड और एनोड बना दिया। ये आपका हो गया कैथोड और ये आपका हो गया एनोड। तो जितने ज्यादा आयंस का फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे L जो होता है, कैथोड के बीच के डिस्टेंस को L बोला जाता है, और इसके ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग A बोलते हैं। A यानी A हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दोनों इलेक्ट्रोड जो है, इसको भी इलेक्ट्रोड बोला जाता है, इसको भी इलेक्ट्रोड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो माइनस चार्ज होता है और उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उस पे चार्ज होता है प्लस, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। और इसको दोनों को एक हम लोग वायर के थ्रू वोल्टेज से किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम कुछ बैटरी सप्लाई नहीं करेंगे, सपोज NaCl है, तब तक ये ब्रेक नहीं होगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे NaCl को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी लगता है। तो हम लोग कोई वोल्टेज देके इसको तोड़ देते हैं। जैसे तोड़ेंगे तो Na+Cl- आयन बन जाएगा। अभी Cl- आयन आपका मूव करेगा एनोड के तरफ, और Na+ मूव करेगा कैथोड के तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो भी ओम्स लॉ का फॉलो करता है। तो सपोज अगर यहाँ पे भी जो V है यानी वोल्टेज है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू IR। तो V हो गया आपका वोल्टेज, I करंट। जितना आप हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे कंपाउंड उतना ही जल्दी टूटेगा और आयंस का फ्लो होगा, आपको करंट मिलेगा। और R जो है रेजिस्टेंस है। तो अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले क्या है।
जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अभी इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो जो है रजिस्टिविटी है, इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। ये जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। आपने किस टाइप का मटेरियल लिया है उसकी रजिस्टिविटी होगी। और ध्यान देने क्या बात है, एल बाई ए, एल बाई, चलिए अगर आप एल बोलेंगे तो एल अगर वायर हो तो उसको तो लेंथ बोलते हैं, लेकिन अगर सिंपल एनोड कैथोड दिया है तो उसके बीच की दूरी होती है, यानी एल इज डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल बाई ए जो है इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। एल बाई ए इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एल बाई ए है वो इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि एल बाई ए यानी विच इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट does not depend upon electrolytes taken in electrolytic cell, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए, NaCl लिए हुए, CuSO4 लिए हुए, HCl लिए, उसके ऊपर L बाई ए का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो R हो गया आपका रेजिस्टेंस, L हो गया लेंथ बिटवीन एनोड एंड कैथोड, और A हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो जो है रजिस्टिविटी है। अभी हम लोग देखेंगे जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमको फॉर्मूले वाइज निकालना है तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो जो रजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला देखिए, अगर जैसे सिंपल देखिए, जैसे R है, R को हम लोग बोलते हैं रो इंटू एल बाई ए। यानी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी देखेंगे तो रो तो आपको पता चल गया रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी के थ्रू हम लोग कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो R जो होता है ना, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। तो मैं इसके जगह पे लिख रहा 1/C, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया आपका कंडक्टेंस। रजिस्टिविटी जो है उसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, इसको मैं K से डिनोट कर रहा हूँ, ये सब हम लोग लिख लेंगे। C जो है कंडक्टेंस है, K जो है कंडक्टिविटी है, दोनों में डिफरेंस है, और L बाई ए। अगर मैं K को इधर भेजूं, C को इधर भेजूं, तो K का जो फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू एल बाई ए। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जहां पे K क्या है, कंडक्टिविटी, और C क्या है आपका कंडक्टेंस। C जो है यहाँ पे कंडक्टेंस कहलाता है, K जो यहाँ पे कंडक्टिविटी कहलाता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें L दिया रहेगा, A दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि बोलो, और रेजिस्टेंस दिया रहेगा और बोले कंडक्टिविटी निकालो। तो जैसे रेजिस्टेंस दिया रहेगा आप 1/C करेंगे, या अगर C निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर सपोज C निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 1/R। अगर C नहीं दिया है तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/R L बाई ए। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जब रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, L दिया रहेगा, A दिया रहेगा, कंडक्टिविटी K निकाल सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा इसके यूनिट देखेंगे कि इसके यूनिट कैसे निकाला जाएगा। अगर किसी ने पूछ दिया यार कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपको याद रखना है, R जो होता है ना रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम। ओम रेजिस्टेंस का अगर हम लोग कंडक्टेंस लिखे तो इसको लिखते हैं 1/R। तो 1/ओम, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं महो, या इसी को बोलते हैं साइमेन। यानी जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, महो बोलिए या साइमेन बोलिए। अभी अगर हमको के का यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी आप सी का यूनिट रखेंगे, एल का यूनिट रखेंगे, ए का यूनिट रखेंगे। तो सी का यूनिट हमने क्या निकाला ओम इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ओम इनवर्स एल। यहाँ पे हम लोग मीटर में नहीं लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। आप मीटर में भी ले सकते हैं तो ये मीटर में आएगा। तो एल को अगर हमने सेंटीमीटर में लिखा, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका एरिया मतलब एल इंटू एल बोले या साइड इंटू साइड, तो इसका यूनिट सीएम इंटू सीएम क्या आएगा सीएम स्क्वायर। तो अगर के का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर, एरिया का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर। यानी के का यूनिट क्या बनेगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ के यानी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अभी हम लोग देखेंगे के का फॉर्मूला, के के फॉर्मूले। अभी हम लोग देखेंगे के का डेफिनेशन, कि कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए ध्यान से, आपको डेफिनेशन रट्टे नहीं लगाना है। के का फॉर्मूला है C इंटू एल बाई ए। इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी लेंथ अगर हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो के के फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू 1/1। यूनिट नहीं ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/1। तो के इक्वल टू क्या हो गया C। यानी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस के बराबर हो रहा है कब, कंडीशन है। यानी अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, यानी आप देखिए ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू ए, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर वॉल्यूम आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वही क्या कहलाएगा कंडक्टिविटी। यानी आप इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ कंटेनर is called as conductivity. Conductance of 1 centimeter cube electrolyte of a container is called as conductivity. यानी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी सॉल्यूशन फॉर्म में वो कितने वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वही क्या कहलाएगा